हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो बेटा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है गति, मोशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और आज इस लेसन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, कंप्लीट इसका तिया पंचा करने वाले हैं। इस लेसन का पोस्टमार्टम बोले तो हम ये जानेंगे कि इसके अंदर है क्या। तो चलिए हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को आसान बनाने के लिए, इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस बना रखे हैं आपके आपके लिए। यहाँ पर तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और सीरीज वाइज इन क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और इस लेसन को हम समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा आ गया, इसमें गति की अवस्था व विराम अवस्था क्या है, ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है। तो इसी से शुरू करते हैं। यहाँ पर तो पहली हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं, इसमें गति की अवस्था। गति की अवस्था, ये हमने हेडिंग लिख दिया है। अब इसके डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए, गति की अवस्था क्या होती है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ साथ समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है, अपनी स्थिति या स्थान, स्थिति भी कह सकते हैं या फिर स्थान भी हम कह सकते हैं। तो स्थिति लिख लेते हैं यहाँ पर। स्थिति बदलती है, तब उसे गति की अवस्था में कहते हैं। तब उसे गति की अवस्था में कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिख दिया। तो डेफिनेशन में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदलती है, यानी अपनी जगह को बदलती है, अपने स्थान को बदलती है, तब उसे क्या कहा जाएगा, कि तब कहा जाएगा कि वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर सड़क पर चलती हुई कार, जो सड़क पर चलती हुई कार होती है वो लगातार अपने स्थान को बदलती रहती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे क्या होती है, अपनी जगह को बदलती रहती है। तो सड़क पर चलती हुई कार क्या होती है बेटा, वो गति की अवस्था में होती है। सड़क पर चलती हुई कार, यहाँ पर लिख देंगे हम, सड़क पर चलती हुई कार, चलती हुई कार। इसी तरह से हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं गति की अवस्था में, मतलब जो लगातार अपने स्थान बदल रहे हैं समय के साथ साथ। जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी, ये भी क्या होता है बेटे, गति की अवस्था में होते हैं। इसी तरह से ट्रेन पर चलती हुई क्या होती है, रेलगाड़ी, वो भी क्या होती है, गति की अवस्था में होती है। इसी तरह से सड़क पर चलती हुई साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चल रहा हो, सभी क्या होता है, गति की अवस्था में होते हैं। या इसी तरह से हम कहेंगे कि स्कूल जाते हुए बच्चे, वे भी क्या होते हैं बेटे, गति की अवस्था में होते हैं। अच्छा, अब आ गया हमारा इसमें विराम अवस्था। तो विराम अवस्था की यहाँ हम डेफिनेशन लिख देते हैं। विराम अवस्था, भाई अगर अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही तो कोई नई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो तुरंत उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वो वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, विराम अवस्था को अब हम समझते हैं। इसमें विराम अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था गति की अवस्था की उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। मतलब इसमें क्या होता है, समय तो गुजरता रहता है भाई, घंटे 2 घंटे, कई दिन कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन वस्तु की स्थिति जू की तू बनी रहेगी, यानी वस्तु अपना स्थान नहीं बदलेगी। तब ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, कि वस्तु होती है विराम अवस्था में। वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे लिख देंगे, सारा जू का तू लिखेंगे, दो चार वर्ड चेंज करेंगे बस हम इसमें। तो यहाँ लिखते हैं, जब कोई
वस्तु समय के साथ साथ समय के साथ साथ अपनी स्थिति, देखिए बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर लिखा बिल्कुल इसी तरह से लिखता जा रहा हूं मैं यहां पर, अपनी स्थिति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, तब वह विराम अवस्था में कहलाती है, तब वह विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण से सारी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों डेफिनेशन में मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। इसमें तो क्या था, समय के साथ साथ वस्तु अपनी स्थिति बदल रही थी, यहां पर मैंने स्थिति के बाद नहीं लिख दिया है। तो अगर स्थिति नहीं बदलती है तब हम कहेंगे कि वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में होती है। जैसे कि मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक, तो बेटा जो मेज पर पुस्तक रखी है यानी जो किताब रखी है वो ऐसे के ऐसे ही रखी रहेगी, जैसे जैसे समय तो गुजरता रहेगा, लेकिन जो मेज पर रखी पुस्तक है वो वहीं के वहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ये क्या होती है बेटे, विराम अवस्था में होती है। इसी तरह से दीवार पर लगा हुआ घंटा, दीवार पर लगा हुआ घंटा भी क्या होता है बेटे, विराम अवस्था में होता है। क्यों, क्योंकि आप देखते होगे ये दीवार पर एक ही जगह जो घंटा लगा रहता है वो अपने आप तो चल कर कहीं नहीं जाता है भाई, वो तो फिक्स रह गया वहां पर। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था में कहेंगे। इसी तरह से हम कहेंगे सड़क पर खड़ी कार, देखिए कार जो है खड़ी हुई है सड़क पर, वो चल नहीं रही है। अगर चलती होगी तो क्या होगी, गति की अवस्था में होगी। अगर वो खड़ी है तब हम क्या कहेंगे कि वो विराम अवस्था में है। तो इस तरह से हम गति की अवस्था और विराम अवस्था को आसानी से समझ पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझे होंगे, ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, अदिश तथा सदिश राशियों से आप क्या समझते हैं। ये हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इन दोनों ही राशियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि की यहाँ पर हमने हेडिंग लिख ली, अदिश राशियां। ये हो गई वही हमारी हेडिंग। तो देखिए अदिश राशियां क्या होती है, ये ऐसी भौतिक राशियां होती है जिन्हें मापने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन लिखे और बात क्लियर हो जाती है भाई। तो यहाँ लिखते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें मापने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित लिख लेंगे आप, प्रदर्शित अच्छा रहेगा। प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए यहाँ कोई सा एक वर्ड लिख सकते हैं, प्रदर्शित करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल
उनके परिमाण की आवश्यकता, आवश्यकता मतलब जरूरत होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे तो उदाहरण से सारी बात हमारी क्लियर हो जाती है भाई। अदिश राशियां क्या होती है, तो ये वे भौतिक राशियां होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब हो गया उनके आंकिक मान की जरूरत होती है, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, उसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं होती। किसी और की मतलब जैसे कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियों को आप क्या कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि समय, समय क्या होता है बेटे, भौतिक राशि होती है। समय जैसे कि भौतिक राशि सॉरी अदिश राशि होती है। जैसे कि अगर हमें हमसे कोई समय पूछता है और हमने बता दिया कि भाई फिलहाल जो होगे 10 बज रहे हैं, तो हमने क्या बताया यहाँ पर, केवल 10 यानी परिमाण बताया है। तो ये जो समय को जो प्रदर्शित करा ना हमने, वो 10 बजे से प्रदर्शित करा है, यानी केवल और केवल परिमाण से प्रदर्शित करा है, हमने इसमें दिशा नहीं बताई है। तो ये राशि कौन सी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। इसी तरह से बेटा तापमान होता है, तापमान भी क्या होता है बेटे, अदिश राशि होती है। तापमान भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। जैसे कि अगर हमने कहा कि आज मौसम का जो तापमान हो गया लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं बेटे, उसका केवल आंकिक मान बता रहे हैं, यानी अंकों में बता रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान को हमने अंकों में प्रदर्शित किया है, केवल और केवल दिशा हमने इसमें नहीं बताई है, यानी आंकिक मान बताया है। ये जो आंकिक मान में बता रहा हूं ना 40 डिग्री सेल्सियस, यही क्या है बेटे, इसका परिमाण है। यानी हम तापमान को केवल उसके परिमाण से ही प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या होती है बेटे, अदिश राशि होती है। समय हो गया, तापमान हो गया, और इसी तरह से दूरी होती है बेटे, दूरी भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। जैसे कि अगर हमने जैसे कि कोई रिश्तेदार आपके घर आके और आके वो कहने लगा भाई मैं तो 70 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा हूँ यहाँ पर, तो वो क्या बता रहा है आपको, 70 किलोमीटर दूरी बता रहा है आपको। क्या बता रहा है वो, दूरी बता रहा है, केवल और केवल क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है वहां पर। और वो दिशा नहीं बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि भाई फला कि उस डायरेक्शन में वो चल के आया वहां पर। ठीक है, तो ये राशि कौन सी होगी बेटे, अदिश राशि हो गई। इसी तरह से दूरी के अलावा चाल भी क्या होती है बेटे, अदिश राशि होती है। और समय, तापमान, दूरी, चाल, यहाँ तक कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब हो गया एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उसका वजन होता है, जो उसमें पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ के अंदर जो भी कोई मात्रा उपस्थित होती है ना, वो द्रव्यमान होता है बेटे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है बेटे, अदिश राशियां होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आदि। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ को। नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर है, क्वेश्चन में लिखी हुई है सदिश राशियां, सदिश राशियां। तो देखिए बेटा सदिश राशियां क्या होती है, अब इन सदिश राशियों को हम समझते हैं क्लियर से, और अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे सदिश राशियों को। भाई एक मिनट, जरा मेरा फोन सा आ गया, थोड़ा सा एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। काट दिया मैंने, ठीक। तो बेटा हमने यहाँ पर हेडिंग लिख दी है, ओ भाई पेन चेंज हो गया, जो हमारा सदिश राशियां। तो देखिए बेटा सदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर लिख देंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां
जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता मतलब जरूरत होती है। सदिश राशियां कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम सारी बात क्लियर कर देते हैं। हम उदाहरण में जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु की स्थिति, स्थिति क्या होती है बेटे, किसी भी वस्तु की जो स्थिति होती है ना, वो सदिश राशि होती है। अच्छा, इस स्थिति मतलब स्थान, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया आप जो हो गए एक चौराहे पर खड़े हैं, इस तरह से ये चौक हो गया और आप यहाँ चौराहे पर खड़े हैं और आप यहाँ से चौराहे से पूछते हो कि हमें जो हो गया भाई, हमें किसी हॉस्पिटल में जाना है। जैसे कि मान लिया हमने पूछ लिया कि हमें न्यू मैक्स हॉस्पिटल पर जाना है, तो आपको बताने वाले ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे कहा कि भाई न्यू मैक्स जो हॉस्पिटल है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप वहां पर पहुंच पाओगे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, चौराहे पर है। अब 1 किलोमीटर का रास्ता तो भैया इधर को भी जाता है, 1 किलोमीटर का रास्ता इधर को भी है और 1 किलोमीटर का रास्ता इधर को भी है, 1 किलोमीटर का रास्ता इधर को भी है। उसने आपको केवल और केवल दूरी बताई है, यानी केवल और केवल परिमाण बताया, उसने दिशा नहीं बताई है। अगर मान लिया न्यू मैक्स हॉस्पिटल हमने कहा कि इस साइड में है, यानी इधर है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो आपको इशारा करके बताएगा कि भाई इधर को जाओ आप, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चलकर आपको न्यू मैक्स हॉस्पिटल मिल जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि ये जो न्यू मैक्स हॉस्पिटल हो गया, इसकी ये जो इसकी स्थिति हो गई, ये सदिश राशि है। तो किसी भी वस्तु की जो स्थिति होती है, हमेशा याद रखना है वो सदिश राशि होती है। अच्छा, स्थिति के अलावा हम ये कहेंगे कि जो किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है, तो विस्थापन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ, विस्थापन। विस्थापन भी क्या होता है बेटा, विस्थापन भी होती है बेटे सदिश। तो वही ये विस्थापन मैंने बता दिया, विस्थापन भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक इसी तरह से वेग होता है भाई, वेग भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। और इसी तरह से किसी वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है, त्वरण भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। बल हो गया, बल भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आप, ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ को। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब की बार हमारा लिखा हुआ है, दूरी तथा विस्थापन को उदाहरण से ही समझाइए। बहुत मजे का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर, दूरी। यहाँ लिख देते हैं हम दूरी, ये हमने हेडिंग लिख दी है। तो अब दूरी को हमें समझाना है कि दूरी क्या होती है। तो दूरी देखिए बेटा क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा, यहाँ लिखते हैं किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए, तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ का मतलब हो गया रास्ता, यानी कोई भी वस्तु जितना लंबा रास्ता तय करेगी,
ठीक है, वही उसकी दूरी हो जाएगी। अगर मान लिया कोई वस्तु, कोई बॉडी, या हम 1 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हैं, चाहे वो रास्ता क्या होता है बेटे, टेढ़ा मेढ़ा हो, किसी भी तरह का हो, गोल हो, सीधा हो, ठीक है, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से हम कहेंगे कि अगर हम 2 किलोमीटर के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाते हैं, कैसे भी रास्ते पे जाते हैं, ठीक है, और अगर वो 2 किलोमीटर लंबा पथ है, 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो बेटा दूरी होती है ना, दूरी को एस से प्रदर्शित कर देते हैं हम, छोटे एस से, डी से प्रदर्शित कर देते हैं हम इसे, मोस्टली इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। मतलब इसको मीटर में मापते हैं। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो दूरी को मापा जाता है ना, वो मीटर में मापा जाता है। तो इसी मात्रक को क्या कहते हैं बेटा, हम एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं बेटे हम अपना विस्थापन की तरफ को। विस्थापन को अब हम समझेंगे। देखिए विस्थापन क्या होता है, पहले हम यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, विस्थापन। ये हमने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया विस्थापन की। अब विस्थापन के बारे में समझेंगे। देखिए विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया बेटे। तो डेफिनेशन में कहा गया किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटे, विस्थापन कहते हैं। यानी जो विस्थापन हो गया ना, वो स्थिति से संबंधित हो गया। और वो स्थिति कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी एक तो स्थिति होनी चाहिए प्रारंभिक, और एक होनी चाहिए अंतिम स्थिति। मतलब वो शुरू में कोई वस्तु कहां पर है और सबसे आखिर में कहा जाकर वो वस्तु रुकी है, उन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और इसका भी जो एसआई मात्रक होता है ना बेटा, इसका भी एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर इसका एसआई मात्रक हम लिख देते हैं, एसआई मात्रक मीटर होता है। या हमने इसका एसआई मात्रक लिख दिया। अच्छा, एक उदाहरण की सहायता से हम इन दोनों को समझेंगे, दूरी और विस्थापन को। एक उदाहरण से समझ लेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लिया ये एक सीधा रास्ता है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलता है, बिल्कुल सीधे रास्ते पर। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति इस तरह से, और इधर को जा रहा है वो, ठीक है ना। और वो इधर को जाते हुए रास्ते में बिंदु बी आता है। बिंदु बी बिंदु बी तक पहुंचता है 50 मीटर, फिर बिंदु बी से आगे चलता है पुनः, मतलब लगातार चलता रहता है। बिंदु सी पर बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। बिंदु सी पर पहुंचता है 25 मीटर की दूरी तय करके, और फिर इसी तरह से सी से डी पर पहुंच जाता है, कहां पर, 25 मीटर की फिर से दूरी तय करके
कहां पर पहुंच जाता है, 25 मीटर चल करके पहुंच जाता है बिंदु डी पर। और वो बिंदु डी से फिर वापस आता है कहां पर, बिंदु डी से वापस आता है वो बिंदु सी पर। मतलब उसका जो अंतिम स्थान हो गया, अंतिम जो स्थिति हो गई उस व्यक्ति की, वो कहां पर हो गई, बिंदु सी पर हो गई है। तो इस तरह से अब हमें ये बताना है कि उसकी दूरी कितनी हो जाएगी और उसका विस्थापन कितना हो जाएगा। तो बात करते हैं दूरी की। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी अभी मैंने बताया तय किए गए पथ की लंबाई, जो तय किया गया पथ होगा, पथ उसने कितना तय करा, उसने कितना लंबा रास्ता तय करा, उसने ए से बी तक 50 मीटर का लंबा रास्ता है, बी से सी तक 25 मीटर का लंबा रास्ता है, तो कितना हो गया, 50 और 25 75, और सी से डी तक उसने 25 मीटर का और लंबा रास्ता तय किया, तो कितना हो गया अब यहाँ पर 75 और 25, ये हो गया हमारा 100। और फिर डी से फिर वापस सी पर आकर वो रुक गया, ठहर गया, मतलब ये उसकी अंतिम स्थिति थी। तो इस तरह से 25 मीटर लंबा रास्ता उसने और तय करा उसने। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, 125 मीटर का उसने रास्ता तय किया है, तो उसकी जो दूरी हो जाएगी या उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 125 मीटर। उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 125 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन भी भैया हम यहाँ पर लिख देते हैं, अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी। विस्थापन, विस्थापन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। भाई प्रारंभ में कहा था, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करा और रुक कहां पर गया जाकर के, वो पॉइंट सी पर आकर रुक गया। तो प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति सी, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी देख लो भाई, यहां से यहां तक की सीधी दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी है ए से सी तक की, वो है 50, और 25 कितना हो गया, 75 मीटर उसका विस्थापन हो जाएगा। 75 मीटर क्या हो जाएगा उसका विस्थापन। अच्छा, एक और उदाहरण की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं, दूरी को और विस्थापन को। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि ये एक वृत्ताकार पाथ है। इस वृत्ताकार पाथ पर कोई एथलीट क्या करता है, एथलीट मतलब धावक, दौड़ने वाला, वो इस झंडे से चलना शुरू करता है, इस झंडे से दौड़ना शुरू करता है। और मान लिया कि ये जो पाथ की लंबाई है टोटल हमने मान ली है, वो है कितनी, 500 मीटर। ये जो चारों तरफ की गोलाई है ना, वो कितनी है, 500 मीटर। जो एथलीट हो गया, वो ऐसे दौड़ना शुरू करा इधर को, और जाकर के फिर झंडे पर रुक गया। तो इस तरह से उसके द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी, तो दूरी तो हो जाएगी बेटा उसकी 500 मीटर, क्योंकि उसने 500 मीटर लंबा ये गोल रास्ता तय किया है, उसने वृत्ताकार रास्ता तय किया है, तो ये हो जाएगी उसकी दूरी। लेकिन उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, वो कहां से चलना शुरू करा था, इस झंडे पे से, और कहां पर आकर रुका, फिर वो एक चक्कर लगा करके वो झंडे पर ही आकर रुक गया। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति उसकी सेम है, एक जैसी है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कोई भी दूरी नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि उस एथलीट का जो विस्थापन है बेटा, वो शून्य है, वो क्या है, जीरो है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम रहती है, वही रहती है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, तब हम क्या कहते हैं कि उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चाल क्या है, एक समान चाल, असमान चाल तथा औसत चाल को समझाइए। ये हमें समझाना है इसमें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ एक एक करके हेडिंग लिखते हैं इसकी। सबसे पहले हम यहाँ चाल की हेडिंग लिख देते हैं भाई, चाल क्या होती है। चाल को इंग्लिश में हम स्पीड भी कहते हैं, हम कहते हैं ना को भाई इसकी स्पीड कितनी, इसकी स्पीड कितनी, ठीक है, तो उसे हिंदी में हम चाल बोलते हैं बेटा। तो देखिए चाल क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा, यहां लिखें किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को चाल कहते हैं।
ये आ गया, मैंने इसकी मेन डेफिनेशन लिख दी। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को, यहां पर बात बता दी गई है इकाई समय में। इकाई समय का अर्थ ये हो गया कि 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में। ठीक है, इकाई का मतलब एक से होता है, बस ये आपको याद रखना है। तो अब इस इकाई समय में जितनी भी दूरी चली जाएगी या जितनी भी दूरी तय की जाएगी उसी को बेटे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है तो उसकी जो चाल हो जाएगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है तो उसकी चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर बेटा चाल की। तो चाल जो होता है ना, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो यहाँ पर हम इसका एसआई मात्रक लिखते हैं भाई। एसआई मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड। एसआई मात्रक क्या होता है बेटा इसका, मीटर प्रति सेकंड। ये इसका एसआई मात्रक होता है। हम्म, ये चाल का हमारा एसआई मात्रक है। और जो इसका चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा, चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये चाल ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला है, इसे हम डब्बे में बंद कर देते हैं एक बॉक्स में इसमें। तो चाल को बेटा हम प्रदर्शित करते हैं v से, तो चाल की जगह हम v लिख देंगे, बराबर होगा जो दूरी होती है, दूरी को प्रदर्शित करते हैं s से और समय को प्रदर्शित करते हैं बेटा t से। तो v बराबर हो जाएगा हमारा s बटे t। v बराबर क्या हो जाएगा, s बटे t। ये हमारा चाल का फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे क्या कहा है, एक समान चाल, असमान चाल, तो सॉरी यहाँ पर आसमान लिखा ना, असमान चाल होगी, असमान चाल तथा औसत चाल को भी समझाना है। मतलब ये वाली चाल बतानी है वही क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके बताएंगे, इन सबको समझाएंगे। एक समान चाल को समझाते हैं भाई, पहले हम यहाँ पर एक समान चाल। तो देखो बेटा एक समान चाल क्या होती है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा। तो इसके डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। तब वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल। तो बेटा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है एक समान चाल की। एक समान चाल मैंने बताया कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है,
मतलब समांतराल क्या होना चाहिए बेटे, बराबर होना चाहिए। समांतराल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जो दूरी भी तय की जानी चाहिए वो बराबर दूरी तय की जानी चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सड़क पर अगर मान लो कोई कार चल रही है, एक रोड पर कार चल रही है, और रोड पर जो कार चल रही है अगर वो हर एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी, दूसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी, तीसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी, चौथे सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी, मतलब अपनी पूरी यात्रा के दौरान अगर वो क्या करती है, हर एक सेकंड में 5 मीटर की ही दूरी तय करती है, ना ही तो वो कम दूरी तय करती है और ना ही ज्यादा दूरी तय करती है, तब कार की चाल को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। बस ये फिनिश होता है हमारा चाल वाला, एक समान चाल का मैटर यहाँ पर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि एक समान चाल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरी बेटा हमारी होती है असमान चाल। दूसरी क्या होती है इसमें, असमान चाल होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग लिख देता हूं बेटा, असमान चाल की। असमान चाल को समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। असमान चाल क्या होती है, असमान चाल, ये एक समान चाल की जस्ट अपोजिट है। एक समान चाल में क्या था, समान समांतराल में समान दूरी तय की जा रही थी। इसमें क्या होता है, समांतराल तो एक समान रहेगा लेकिन जो दूरी तय की जाएगी वो अलग अलग होगी। मतलब इसमें ऐसा होगा कि जैसे कि कार पहले एक सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो हो सकता है कि वो दूसरे एक सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करे, और फिर से तीसरे एक सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करे, चौथे एक सेकंड में वो फिर से 5 मीटर की दूरी तय कर दे। मतलब क्या होगा, समांतराल एक समान है, यानी एक एक सेकंड का गैप है, लेकिन क्या हो रहा है कि दूरी अलग अलग तय की जाएगी, तब हम कहते हैं इस तरह की चाल को असमान चाल कहते हैं। तो यहां पर इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा, डेफिनेशन से और बात क्लियर हो जाती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। तब वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। ये आ गया। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बता दिया था इसमें, कि कोई कार होगी सड़क पर चलती हुई, वो हर एक सेकंड में अलग अलग दूरी तय करेगी, तब इस चाल को हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं। तीसरी आ गई हमारी इसमें, जो तीसरी हेडिंग जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें एक समान चाल, असमान चाल तथा औसत चाल भी हमें बतानी है कि औसत चाल क्या होती है। तो बेटा यहाँ पर औसत चाल की सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम औसत चाल। ये हो गया औसत चाल। हम्म। औसत चाल देखिए, औसत चाल निकालने की कब हमें जरूरत पड़ती है, जब कोई वस्तु असमान चाल से यात्रा करती है। मतलब कोई लंबी यात्रा तय की जा रही है और असमान चाल से तय की जा रही है। मतलब ये हो गया कि अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग, या समान समय अंतराल में या अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाती है, तब वहां पर हम क्या ज्ञात करते हैं, औसत चाल ज्ञात करते हैं।
और जो औसत चाल होती है ना बेटा, औसत चाल बराबर होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, डायरेक्ट में इसका फॉर्मूला लिखूं और फॉर्मूले से ही मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और लिखनी आपको है। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, मतलब कोई भी वस्तु अपनी पूरी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय करती है वो, और बटे में क्या ले लेंगे, कुल समय, यानी उस यात्रा को तय करने में कुल कितना समय लगा है, कुल समय। तो यही हमारी क्या होती है बेटे, औसत चाल होती है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी जो परिभाषा बनेगी औसत चाल की, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसके इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। मतलब औसत चाल, एक फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, औसत चाल वहां पर निकाली जाती है जहां पर कोई यात्रा अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करके तय की जाती है। ठीक है, मतलब जब कोई यात्रा इस तरह से तय की जाएगी, कोई यात्रा इस तरह से की जाएगी कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय की जाएगी, तब उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि कुल कितनी दूरी तय कर ली उस यात्रा में और कुल कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को बेटे हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अच्छा, तो ये औसत चाल भी समझ गए भाई। हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें, वेग क्या है, वेग क्या है। तो यहां पर लिख देते हैं बेटे, पहले हेडिंग लिख देते हैं वेग की, ये हमने हेडिंग लिख दी। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हो जाएगी, इकाई समय में, इकाई समय में हुए किसी, हुए विस्थापन को, हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। हम्म, इकाई समय में भाई किसी भी वस्तु का जितना भी विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। देखिए वेग में और चाल में ये फर्क है, वेग तो विस्थापन निर्भर करती है, जबकि चाल क्या होती है, दूरी पर निर्भर करती है, जबकि दोनों ही क्या होता है, इकाई समय में नापे जाते हैं ये। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, वेग का एसआई मात्रक इसका वही होता है जो चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक अभी हमने पढ़ा है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, जो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा वो भी क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। ये वेग का हमारा एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग को ज्ञात करने का बेटे हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो वेग को ज्ञात करने का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। देखिए चाल में तो क्या था, चाल में तो था दूरी बटे समय, लेकिन वेग में क्या आता है, विस्थापन आता है। तो यहां पर आ जाएगा वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। यहाँ पर हमने लिख दिया वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग को हम प्रदर्शित कर देते हैं बेटा v से, चाल को भी हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन v के अब हम ऊपर लगा देंगे एरो एक छोटा सा। ये एरो बताएगा कि वेग जो है ना बेटे सदिश राशि है, ये जो तीर का निशान होता है बराबर हो गया विस्थापन s, s के ऊपर भी हम तीर का निशान लगा सकते हैं, और बटे में समय, समय को क्या लिख देंगे हम, t लिख देंगे, यानी v बराबर हो जाएगा हमारा s बटे t। ये बेटा हमारा हो गया वेग का फॉर्मूला, प्रतीक के रूप में हमने इसे फॉर्मूले को लिख दिया। अच्छा,
यहाँ पर चाल में और वेग में क्या अंतर होता है? चाल में और वेग में एक छोटा सा अंतर है, मैं आपको बता दूं। चाल में और वेग में, तो वेग तो बेटा सदिश राशि होती है, वेग क्या होती है? सदिश राशि है। और जबकि चाल क्या होती है बेटे? चाल जो होती है ना बेटा, अदिश राशि होती है। इन दोनों में फर्क ये हो गया। दूसरी बात, एक और फर्क बता सकता हूं मैं, एक और अंतर हम इसमें बता सकते हैं कि चाल जो होती है ना सदैव धनात्मक होता है। चाल क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। जबकि वेग क्या होता है बेटे? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है किसी वस्तु का वेग, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, जिस तरह से अभी हमने चाल के बारे में पढ़ा था, तो चाल में हमने क्या पढ़ा था? कि चाल जो होती है एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल को पढ़ा था। ठीक इसी तरह से वेग भी होते हैं। किसी वस्तु का एक समान वेग होता है, असमान वेग होता है, और औसत वेग भी होता है। इसमें एक समान वेग वही हो जाएगा अगर किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु का जो वेग है वो एक समान वेग है। और अगर किसी वस्तु का समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु में जो उत्पन्न वेग है वो कौन सा वेग है? असमान वेग है। यह वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? असमान वेग कहलाएगा। और इसी तरह से औसत वेग होता है। बेटे औसत वेग क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कुल दूरी बटे कुल समय, वो तो था हमारी औसत चाल। लेकिन क्या होता है औसत वेग में? तो यहाँ पर औसत वेग भी लिख देते हैं भाई, औसत वेग से और बात क्लियर हो जाएगी। तो ये यहाँ लिख देते हैं, औसत वेग बराबर ये होता है कुल विस्थापन। किसी वस्तु का कुल विस्थापन कितना है, और इस विस्थापन को होने में कुल कितना समय लगा है, कुल कितना समय लिया गया है। इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा? हम औसत वेग कहते हैं। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को समझाइए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो बेटा हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसे समझना होगा त्वरण के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण को एक्सेलरेशन भी कहते हैं। त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं भाई त्वरण की। इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को वेग कहते हैं, सॉरी त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। तो त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया कि वेग में होने वाला परिवर्तन मतलब वेग कितना बढ़ता है किसी वस्तु का, या फिर वेग कितना घटता है, और वो भी किस में देखना है? इकाई समय में। इकाई समय का मतलब हो गया एक सेकंड में, या फिर एक मिनट में, या फिर एक घंटे में, या फिर एक दिन में। इकाई का अर्थ यहाँ एक से है। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना होता है त्वरण के अंदर? जब हम त्वरण की परिभाषा से सारी बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। परिभाषा में कहा गया है कि वेग में जो होने वाला परिवर्तन होगा वही हमारा क्या होगा बेटे? त्वरण होगा। वही क्या होगा? त्वरण। लेकिन शर्त है कि वो इकाई समय में कितना परिवर्तन होता है। कि जैसे कि हमने मान लिया कि अगर किसी वस्तु का प्रारंभ में वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लिया कोई कार है, और किसी कार का जो प्रारंभ में वेग है
वो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और 2 सेकंड बाद और इसका वेग हो जाता है 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग कितना हो जाता है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ वेग में कितना परिवर्तन हुआ, इसका वेग में जो परिवर्तन हो गया ना वो 20 से 30 हो गया, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तित हुआ है। लेकिन ये कितने समय में परिवर्तित हुआ है, 2 सेकंड में परिवर्तित हुआ है। तो हमें यहाँ पर त्वरण बताना है इसको। तो त्वरण क्या बताना होगा, हमें बताना होगा कि 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ। जब 2 सेकंड में बेटे ये 10 मीटर प्रति सेकंड का 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन है, तो 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, तो 2 से हम इसे भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का इसमें क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। यही वस्तु का त्वरण है। ये क्या होगा, उस वस्तु का या उस कार का त्वरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि त्वरण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस आपको याद रखना है, जब भी आपको त्वरण को बताना होगा ना, तो त्वरण के लिए आपको बताना होगा कि इकाई समय में या 1 सेकंड में वेग में कितने मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं बेटा, हम इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बेटा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसका एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण के फॉर्मूला लिखेंगे बेटा हम। तो त्वरण का जो फॉर्मूला बनकर आता है हमारा इसमें, त्वरण का फॉर्मूला आता है वेग में जितना भी परिवर्तन होगा, यहां लिखेंगे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे में इस वेग में जितना भी परिवर्तन होगा उसे कुल समय से भाग कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा, समय। तो हमारा त्वरण ज्ञात हो जाएगा। थोड़ा सा हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अगर मान लिया हमने किसी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में अगर किसी वस्तु का वेग क्या है, स्मॉल यू मीटर प्रति सेकंड है, और टी समय बाद उसका जो अंतिम वेग है वो स्मॉल वी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉल वी मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तब वेग में कितना परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा ये जो अंतिम वेग हुआ ना, अंतिम वेग में से माइनस कर देंगे प्रारंभिक वेग को, मतलब v माइनस यू, ये हो जाएगा हमारा वेग में परिवर्तन, और बटे में जो समय लिया गया वो हो जाएगा t। तो इस तरह से जो हमारा त्वरण का फॉर्मूला आता है, a बराबर हो जाता है v माइनस यू बटे t। ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला आ गया इसमें। तो अब आगे इसने कहा है कि यह कितने प्रकार का होता है, मतलब त्वरण बताना बेटा हमें, त्वरण कितने प्रकार का होता है, त्वरण। अच्छा चलिए, प्रकार बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। अ, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी, एक समान वेग का मतलब ये हो गया कि उसका वेग ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, तब उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो शून्य होगा। एक समान वेग से गतिमान वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य होता है। ये आपको बात याद रखनी है। मैं यहाँ पर नोट में ये बात भी लिख देता हूं।
एक समान वेग से गतिमान वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य होता है। शून्य होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि जो जब भी कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी तो इसका अर्थ है कि पूरी यात्रा के दौरान उसका वेग ना ही तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। और जब वेग ना ही बढ़ेगा और ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा तो हम कहेंगे कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें कोई त्वरण भी नहीं है। क्योंकि त्वरण का जो संबंध होता है ना बेटा, वो सीधा सीधा वेग में परिवर्तन से संबंध है उसका। किससे संबंध है? वेग में परिवर्तन से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें इसने कहा है कि ये त्वरण कितने प्रकार का होता है, प्रतीक को समझाइए। तो बेटा यहाँ पर त्वरण को हम समझते हैं। त्वरण जो होता है ना, हम यहाँ पर चार प्रकार का त्वरण पढ़ेंगे यहाँ पर, कि त्वरण चार प्रकार का होता है। त्वरण जिसमें हमारा होता है पहला एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। देखिए एक समान त्वरण क्या होता है? अगर किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में एक समान रूप से बढ़ता है, समान समय अंतराल में एक समान रूप से परिवर्तित होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वो एक समान त्वरण है। तो यहां इसे भी लिख लेते हैं बेटा हम थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का वेग किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तित होता है या एक समान परिवर्तित होता है, एक समान परिवर्तित होता है, तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। तो मेन बात मैंने यहां पर लिख दी है कि वस्तु का जो वेग हो गया ना, समान समांतराल में एक समान परिवर्तित होना चाहिए। या तो एक समान रूप से वो बढ़ना चाहिए या फिर एक समान रूप से वो घटना चाहिए। जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का किसी वस्तु यानी जैसे कार ले लिया हमने, कि अगर किसी कार का जो वेग हो गया, वो सड़क पर चलती हुई कार है, बिल्कुल सीधी सड़क पर चल रही है, कि अगर उसका जो वेग हो गया यानी जो उसकी स्पीड हो गई, जो सीधी सड़क पर कार चल रही होगी ना, जो उसका वेग होगा वो उसकी स्पीड के बराबर ही होगा। ठीक है। अगर उसकी स्पीड क्या होती है, हर एक सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है, हर एक सेकंड में क्या होती है, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है, तब हम कहेंगे कि कार में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा। दूसरा होता है बेटा हमारा इसमें असमान त्वरण। तो दूसरी हम हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर असमान त्वरण की। असमान त्वरण। असमान त्वरण में बस आपको यहाँ डेफिनेशन में क्या करना है, छोटा सा चेंज करना है, थोड़ी सी बदलने डेफिनेशन, बाकी जो की तू लिख देनी है। यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान परिवर्तित होता है, बस यहाँ एक समान की जगह आपको क्या लिख देना है कि असमान परिवर्तित, यानी असमान लिख देना है। ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, असमान त्वरण हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार है, ठीक है, कि अगर उसका वेग क्या होता है कि पहले एक सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, और फिर उससे अगले एक सेकंड में
3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, फिर उससे अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया उसका वेग, तब हम कहेंगे कि उसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा वो असमान त्वरण होगा। उत्पन्न त्वरण कौन सा होगा? असमान त्वरण होगा। इसके अलावा बेटा जो हमारा तीसरे प्रकार का त्वरण होता है वो होता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को भी हम समझेंगे। और धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तब उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। यहां इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु का वेग, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तब उत्पन्न त्वरण को, तब उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण कहते हैं। अगर किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है समय के साथ साथ, तब हम कहेंगे कि जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। अच्छा, एक होता है हमारा जो चौथा प्रकार है, वो लास्ट प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे त्वरण का। तो त्वरण का जो चौथा प्रकार होता है वो होता है ऋणात्मक त्वरण, या फिर हम इसको कहते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण या मंदन। ऋणात्मक त्वरण या मंदन देखिए क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है बेटे धनात्मक त्वरण का। धनात्मक त्वरण में तो क्या होता है बेटे? वेग बढ़ता है, और इसमें क्या होता है? किसी वस्तु का वेग घटता है। तो हम ये कहेंगे जब किसी वस्तु का वेग लगातार घटता है, जब किसी वस्तु का वेग घटता है, कम होता है, या वेग में कमी आती है, घटता है, तब उत्पन्न त्वरण को, तब उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और इसे ही बेटे हम क्या कहते हैं? इसी को हम मंदन भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मंदन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं इसमें गति के समीकरण। तो मैं यहां पर लिख देता हूं गति के समीकरण। गति के समीकरण, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया गति के समीकरण। तो देखिए बेटा, गति के जो समीकरण होते हैं वे 3 समीकरण होते हैं, जिसमें जो गति का पहला समीकरण होता है, तो एक एक करके तीनों समीकरण को हम लिखते हैं इसमें। जो पहला समीकरण होगा गति का, वो पहला समीकरण होता है यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। ये बेटे हमारा पहला समीकरण होता है। जो हमारा दूसरा समीकरण होता है बेटा, तो दूसरा समीकरण हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण या द्वितीय समीकरण भी हम कह सकते हैं ऐसे। जो हमारा गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये होता है बेटा हमारा दूसरा समीकरण।
इसके बाद आ गया हमारा तीसरा समीकरण। तो जो हमारा तीसरा समीकरण होता है, इसमें तीसरा समीकरण होता है, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तीसरा समीकरण या तृतीय समीकरण भी हम इसे कह सकते हैं। तो गति का तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर में हो गया यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण होता है। इसमें आप सभी जानते हैं कि v क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया v यहाँ पर वेग हो सकता है या चाल हो सकती है u। और ये जो v होता है ना, v होता है अंतिम वेग। v क्या होता है? अंतिम वेग या अंतिम चाल, अंतिम वेग लिख लेंगे, यानी गतिमान वस्तु का अंतिम वेग। और u क्या होता है? इसमें u होता है प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु का स्टार्टिंग में वेग कितना था, शुरू में वेग कितना था, ये होता है हमारा प्रारंभिक वेग। और जो इसमें बेटे s होता है, s होता है विस्थापन या दूरी। s क्या होता है? विस्थापन या चली गई दूरी। अच्छा, इसी तरह से जो a होता है, a से हम प्रदर्शित करते हैं त्वरण को। तो a बेटे उसमें होता है त्वरण। ये क्या होता है? इसमें त्वरण होता है। तो इस तरह से हम ये गति के तीनों समीकरण को पढ़ते हैं। और टी सभी जानते हैं, टी क्या होता है बेटा? इसमें टी होता है टाइम। टी क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब हो गया समय, और ये समय किसमें होगा? सेकंड में होता है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आ गया बेटा हमारा इसमें गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो यहाँ पर इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं इसमें गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी गति को ग्राफ की सहायता से किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ए यहाँ पर लिखते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। यानी ग्राफ की सहायता से किसी वस्तु की गति को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, वस्तु की गति क्या हो सकती है? एक समान गति हो सकती है, असमान गति हो सकती है, या त्वरित गति हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न ग्राफ बनते हैं, और इस तरह से वस्तु की गति का हम अध्ययन करते हैं। किसकी सहायता से? ग्राफ की सहायता से भी। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ जो गति का ग्राफीय प्रदर्शन होता है, वो दो तरह के ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे। एक तो होगा हमारा इसमें दूरी समय ग्राफ। एक तो कौन सा होगा हमारा? दूरी समय ग्राफ। यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग दूरी समय ग्राफ। और जो दूसरा ग्राफ होगा बेटा हमारा, दूसरा ग्राफ होगा हमारा वेग समय ग्राफ। इन दोनों ग्राफ को अलग अलग पढ़ेंगे। वेग समय ग्राफ। तो ये जो पहला वाला ग्राफ हो गया दूरी समय ग्राफ, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि दूरी समय ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, दूरी समय ग्राफ में क्या करते हैं, हमेशा दूरी को y अक्ष पर लेते हैं और समय को x अक्ष पर लेते हैं। ये यहां पर लिख देते हैं, ये अक्ष हमने बना दी है। और ये जो पड़ी लाइन होती है ना बेटा, ये जो सीधी पड़ी लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम x अक्ष। क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन होती है बेटा, इसको कहते हैं हम y अक्ष, या इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होगी, इसको क्या कहेंगे? जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, ये y अक्ष होती है। x अक्ष पर हम किसको लेते हैं? समय को। तो यहां पर लिख देंगे हम समय। समय को कहां पर लिया जाता है? x अक्ष पर लिया जाता है, मतलब। और y अक्ष पर किसको लेते हैं बेटा? y अक्ष पर लेते हैं हम दूरी को। दूरी को जो होगा y अक्ष पर लिया जाएगा, इस तरह से। अब ये x अक्ष और y अक्ष जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, यहां इस पॉइंट पर मिल लिया है, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम मूल बिंदु O। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मूल बिंदु O कहते हैं। अच्छा, अब आगे हम इसमें समझते हैं इसमें। तो दूरी समय ग्राफ, देखिए दूरी समय ग्राफ, अगर मान लो वस्तु की एक समान गति है, वस्तु की एक समान गति के लिए, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ किस तरह का होगा वो बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर लिखना है एक समान चाल के लिए, वस्तु की एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होता है। देखिए, एक समान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है इसमें।
मान लिया हम इसे बराबर हिस्सों में बांटते हैं समय के एक्स अक्ष को, जैसे कि वो पहला सेकंड हो गया यहाँ पर, ये दूसरा सेकंड हो गया, ये हमारा तीसरा सेकंड हो गया, और ये चौथा सेकंड हो गया, और इसी तरह से पांचवा सेकंड हो गया। इसी तरह से दूरी को भी हम बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ये 5 मीटर की दूरी हो गई, और फिर आगे ये 10 मीटर की दूरी हो गई, और इसी तरह से ये आगे आ गया 15 मीटर की दूरी हो गई, और ये आगे आ गया यहाँ पर 20 मीटर की दूरी हो गई। अच्छा, अभी मैंने बताया कि समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय की जाएगी। हमने मान लिया कि अगर कोई वस्तु पहले 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो वो वस्तु कहां पर पहुंच जाएगी, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इस पॉइंट को बना देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से वो जो उससे अगला 1 सेकंड होगा, दूसरा सेकंड, दूसरे सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी तय करेगी, तो वो कहां पर पहुंच जाएगी, टोटल कितनी दूरी तय कर लेगी, 10 मीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी यहाँ पर पहुंच जाएगा। और अगर वो वस्तु फिर तीसरे 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी तय करेगी, वो कहां पर टोटल कितनी दूरी तय कर लेगी, 15 मीटर की। फिर चौथे 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी तय करेगी, इस तरह से टोटल कितनी दूरी तय कर लेगी, वो 20 मीटर की दूरी तय कर लेगी। अब इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल गए, इन पॉइंटों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा हम इस तरह से खींच देते हैं। ये जो सीधी रेखा हमारी आती है, ये सीधी रेखा बताती है कि यही हमारा क्या है, दूरी समय ग्राफ है। कौन सी वस्तु के लिए, एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए। मतलब एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए जो हमें ग्राफ मिलता है ना, वो सीधी रेखा मिलती है। कौन सी मिलती है, सीधी सरल रेखा इस तरह की है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर चाल कैसी हो, असमान चाल हो, तो असमान चाल के लिए देखिए ग्राफ किस तरह का होगा। तो यहाँ पर बना देते हैं असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए। तो देखिए दूरी समय ग्राफ किस तरह होगा असमान चाल के लिए। सबसे पहले वही काम करेंगे हम इसमें, दो एक्सिस खींचेंगे। ये हमारी एक्स अक्स, वाई एक्सिस हो गई, और ये एक्स अक्स हो गई। ये दो अक्स हमने बना दी है, एक्स और वाई। ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड हो गया, और इसी तरह से ये चौथा सेकंड हो गया, और इसी तरह से आगे क्या आएगा, पांचवा सेकंड हो गया। इसी तरह से पहले 5 मीटर हो गई, और फिर हमारी 10 मीटर की दूरी हो गई। 5 5 के बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं दूरी को इधर। और फिर 15 मीटर हो गया, और 15 के बाद आ गया हमारा 20, और 20 के बाद इसी तरह से हमारा आ जाएगा 25 मीटर। देखिए जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु की चाल कौन सी होगी, असमान चाल होगी। यहाँ पर असमान चाल का मतलब हो गया कि समय अंतराल तो एक समान रहेगा, लेकिन जो दूरी तय की जाएगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो तब वस्तु की चाल को हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे, यानी ये गति असमान गति कहलाएगी। जैसे कि अगर मान लिया कि किसी गतिमान वस्तु ने पहले 1 सेकंड में तो दूरी तय की 5 मीटर की, लेकिन जो दूसरा 1 सेकंड है, दूसरे 1 सेकंड में उसने 5 मीटर की दूरी तय नहीं की, बल्कि कम की तय की है, 3 मीटर की दूरी तय कर ली। तो इस तरह से वो कहां पर पहुंच जाएगी, यहां आ जाएगी। उसने 3 मीटर की दूरी तय कर ली, तो यहां पर आ जाएगी। इसी तरह से तीसरे 1 सेकंड में हमने मान लिया कि उसने जो हो गया 10 मीटर की दूरी तय की है, यानी तीसरे सेकंड में, यहां से तीसरे सेकंड में जब 10 मीटर की दूरी तय करेगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा, वो 18 पे आ जाएगा। यहाँ पर भाई शुरू में 5, और फिर कितनी तय करी उसने, 3 की 5 और 3 8। तो अब की बार दूरी कितनी हो जाएगी, 18। 18 जो दूरी बैठेगी लगभग यहाँ बैठेगी आसपास में इसके, तो ये यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। और इसी तरह से अब हमने मान लिया कि जो चौथे 1 सेकंड था हमारा, जो हमारा चौथा 1 सेकंड है, चौथे 1 सेकंड में हमने मान लिया फिर से उसने 7 मीटर की दूरी तय की है, तो वो कहा जाएगा चौथे 1 सेकंड में 25 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे, तो इन पॉइंटों को मिलाने पर हमें एक इस तरह की रेखा मिलेगी, जिग जैग रेखा। मतलब अब की बार हमें ये सीधी रेखा नहीं मिलेगी। ये जो जिग जैग रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ये बात बताती है असमान चाल को। ये जो बताती है ना हमारी, किस गति को बताती है, असमान चाल को या असमान गति को बताती है। तो इस तरह से हम दूरी समय ग्राफ खींचते हैं। तो समय को एक्स अक्ष पर लेते हैं इसमें, और दूरी को वाई अक्ष पर लेते हैं। इधर आ जाएगी दूरी। एक बात और आपको याद रखनी है, दूरी समय ग्राफ की सहायता से किसी वस्तु की चाल ज्ञात की जाती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरा ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ आ गया हमारा, वेग समय ग्राफ आ गया। तो वेग समय ग्राफ देखिए क्या होता है, यहाँ पर दोनों को स्टडी करते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ लिख देते हैं वेग समय ग्राफ।
अब इसको स्टडी करेंगे, वेग समय ग्राफ को समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए वेग समय ग्राफ में भी क्या होता है, समय को एक्स अक्ष पर लिया जाएगा और वेग को वाई अक्ष पर लिया जाएगा। जैसे कि दूरी समय ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर लिया था, ठीक इसी तरह से यहां पर भी होगा। वेग समय ग्राफ, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ, वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ। इसके लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा, पहले हम दो अक्ष बनाएंगे, एक हमने एक्स अक्ष खींच दी यहां पर और दूसरी बेटा हमने खींच दी यहां वाई अक्ष। ये दो अक्ष हमने बना दी है। एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं हम, समय को, और वाई अक्ष पर किसको लेंगे हम, वेग को। वेग को वाई अक्ष पर लिया जाएगा। अच्छा, एक समान वेग से गतिमान वस्तु कौन सी होती है, अगर एक समान वेग क्या होता है, जब किसी वस्तु का वेग पूरी यात्रा के दौरान एक समान रहेगा, मतलब ना ही तो वो घटता और ना ही बढ़ता है, ठीक है, तब कहते हैं कि वस्तु का वेग क्या होता है, एक समान होता है। ये कहेंगे कि समान समयांतराल में एक समान विस्थापन होता है। समान समयांतराल में क्या होता है, एक समान विस्थापन होता है, तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर समयांतराल बना दिया, ये पहला सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा सेकंड हो गया, ये चौथा सेकंड हो गया और ये पांचवा सेकंड हो गया। देखिए एक वस्तु जो है एक समान वेग से गतिमान है। एक समान वेग का मतलब ये हो गया कि अगर वस्तु का वेग यहां पर हमने मान लिया कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा इसी तरह से, मतलब वेग ऊपर को नहीं बढ़ेगा। पहली सेकंड में भी 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी सेकंड में भी 20 मीटर प्रति सेकंड, तीसरी सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, चौथी सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड और पांचवी सेकंड में भी 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे एक समान वेग से जो गतिमान वस्तु होती है उसके लिए वेग समय ग्राफ जो होता है ना, ये वेग समय ग्राफ में हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो समय अक्ष के समांतर होती है। ये किसके समांतर है बेटे, समय अक्ष के समांतर है। इसमें दूसरा आता है इसमें हमारा असमान वेग से गतिमान वस्तु के लिए, यहां बना लेते हैं, दूसरा ग्राफ बनाते हैं असमान वेग से गतिमान वस्तु। गतिमान वस्तु के लिए अगर कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान है, असमान वेग का मतलब क्या हो गया कि उसका वेग क्या हो गया, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वस्तु का वेग कौन सा होगा, असमान वेग होगा। और असमान वेग से गतिमान वस्तु के लिए देखिए ग्राफ किस तरह का बनेगा। सबसे पहले तो हम ये अक्ष बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमने वाई अक्ष खींच ली और ये हमने एक्स अक्ष खींच ली। यहाँ पर एक्स अक्ष पर लेते हैं हम समय को और वाई अक्ष पर हम किसको लेते हैं, वेग को लेते हैं। ये वाई अक्ष होती है और ये एक्स अक्ष होती है। समांतराल एक समान होगा, जैसे पहला सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, लेकिन जो वेग होगा उसका अलग अलग समांतराल पे अलग अलग होगा। जैसे कि मान लिया कि पहले एक सेकंड में वस्तु का जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन दूसरे एक सेकंड में हमने मान लिया कि जो वस्तु का वेग है वो 5 ना होकर के घट गया, हमने बढ़ गया, सॉरी, बढ़ने के दौरान हमने मान लिया कि उसका वेग कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, यहाँ बना देंगे दूसरे एक सेकंड के लिए। तीसरे एक सेकंड में हमने मान लिया कि उसका वेग बहुत ज्यादा बढ़ गया। तीसरे एक सेकंड में हमने मान लिया कि उस वस्तु का वेग कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। चौथे एक सेकंड में उसका वेग घट गया और घटने के बाद कितना हो गया,
या फिर बड़ा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत बड़ा, ज्यादा नहीं बड़ा उसमें, कि हमने मान लिया कि चौथे 1 सेकंड में उसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से जब हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो इन पॉइंटों को मिलाने पर हमें एक इस तरह की रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा बताती है कि वस्तु का जो वेग है पूरी यात्रा के दौरान वो किस तरह का असमान वेग है। तो असमान वेग से गतिमान वस्तु के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से एक बार और थैंक यू।